आप ये बताइए कि आपका फ़ौज में आना कैसे हुआ? आज के जाए सर, इस बार जो एस्केलेशंस हुए हैं, उनका जवाब देने के लिए 2 फीमेल्स को फ्रंट में रखा गया, जी, जी। जिन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया भी। और आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में फीमेल्स को आर्मी में प्रायोरिटी मिली है या हमेशा मिलती रही है? सर, एक मिलिटेंट एजुकेशन में कि पैर को काफ़ी चोट लगी थी, यू आर सिवियरली इंजर्ड। आप जी। जवानी में जोश से भरे होंगे और वहाँ पर मिलिटेंट से लड़ रहे होंगे, और ये आपको जो इंजरी हुई पैर में, ये उस फेज़ को कैसे आपने गो थ्रू करा, कैसे कोप अप करा? उनकी ब्लेसिंग से आपकी सेकंड इनिंग भी बहुत बेहतरीन ही चल रही है ना? You have done various research works regarding this military uniform, their shoes, their boots, whatever the defense need. आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जब आदमी को ये लगता है कि जब आप एक सेटल्ड लाइफ से जब बाहर आ रहे हैं, तो मन में काफ़ी आपके शंकाएँ होती हैं कि आप बाहर जाके क्या करेंगे? वेलकम टू द डैंग शो। दोस्तों, यह पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट से आज बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन चल रही हैं, टेंशन चल रही हैं, जो कि सभी भारतीयों को इम्पैक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, मेजर योगेंद्र सिंह कटियार, जिन्होंने 8 साल जम्मू एंड कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशंस को हेड करा है और कमांडेंट के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे वहाँ की मिलिटेंसी को रूबरू होके देखा है। और इस जद्दोजहद में उन्होंने अपनी टांग पे भी एक बहुत गहरी चोट खाई है, जिसकी वजह से उनको रिटायर होना पड़ा जल्दी। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ योगेंद्र कटियार जी से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। यू आर अ मीडिया शाय पर्सन, बट वेलकमिंग टू आवर शो, यू एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन और आप यहाँ आए।
आपका नाम और आपका काम, मुझे भी कानपुर और लखनऊ में रहना ही है, तो आना ही था। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। तो योगेंद्र जी, हाउ इज द जोश सर? वेरी हाई, ऑलवेज। आप ये बताइए कि आपका फौज में आना कैसे हुआ? फौज में एक्चुअली मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जी। और 1939 में झंडा फहराने की एक एक्ट में बिल्हौर के थे, तो वहाँ पे बैन था तिरंगा फहराना। तो गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के खिलाफ सब लोग इकट्ठे होके वहाँ पे यूकलिप्टस के पेड़ को छांट के उसके ऊपर झंडा फहराया। तो उस समय काफ़ी ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश पूरी सेना आई, और उनके ऊपर जितने लोग थे उनके ऊपर काफ़ी बर्बरता से प्रहार किए गए। तो उसमें लगभग 4 लोग उसी समय नहीं रहे, शहीद हो गए। लेकिन वो एक ऐसा मार्क बना कि आगे आने स्वतंत्रता में वहाँ के लोगों का काफ़ी योगदान रहा। उन लोगों ने जितना विरोध प्रदर्शन वगैरह वहाँ से शुरू हुआ, तो जड़ तो वहीं से पड़ चुकी थी। उसके बाद मेरे पिता वो एयरफोर्स में उन्होंने सर्व किया, तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करे। ये ज़रूर था कि फादर का मन था कि एयरफोर्स की तरफ मैं इंक्लाइंड रहूं, लेकिन मेरी मदर का ये था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो फाइनली एक बेटा जो होता है, ही इज़ अ मदर्स बॉय, सो इसीलिए मेरा इंक्लिनेशन भी आर्मी की तरफ बढ़ा, और उसी को फिर मैंने ज्वाइन किया। तो यू आर कंटिन्यूइंग योर फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बीइंग अ या पर्सन। या वी आर ट्राइंग दैट। हाँ, या नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि किसी भी परिवार के लिए ये ऐसा बेटा होना स्वाभाविक की बात है। अब ये बताइए सर कि आजकल जो भारत पाकिस्तान का इशू चल रहा है, जो एस्केलेशंस चल रही हैं, तो इन काफ़ी दिनों से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लगभग हॉल्ट पे ही थी। वी वर नॉट लिसनिंग कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। कश्मीर भी धीरे-धीरे ट्रैक पे आ रहा था। फिर एकदम से पुलवामा, और उसके बाद अब ये पहलगाम अटैक। तो क्या इसके पीछे आप क्या मंशा, क्या साजिश समझते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ फिर से क्यों स्टार्ट हो गई हैं इतने टाइम? देखिए, अगर आप ये ट्रेंड देखें 2019 में पुलवामा अटैक के बाद 2019 में ही 2 अटैक और भी हुए। ओके। इनका लेवल छोटा था, और एक इस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है, जैसे जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों में 10-10 जिले हैं। तो जो नॉर्मली शांत रहते थे ये, उनमें भी टेररिस्ट ने ये कोशिश की है कि किसी तरह से वहाँ पे दहशत गर्दी फैलाएं। तो इस चीज़ को लेके इन लोगों की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये टेररिस्ट काम करते हैं, और इनका ये है कि दहशत गर्दी फैलाना और अनरेस्ट फैलाना। तो वही ये इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस भी काफ़ी जम के उसका जवाब दे रही है। तो इसके पीछे बाप का पर्पस, पाकिस्तान का क्या पर्पस हो सकता है? अनरेस्ट फैलाना? व्हाट इज़ द मेन इश्यू? अनरेस्ट फैलाने के व्हाट दे वांट टू अचीव? आई विल टेल यू एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड कि अभी इफ यू सी द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो इकोनॉमिकली एकदम अनस्टेबल है। जी, जी। और अभी आपने देखा होगा, ये आर्मी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, वहाँ के पाक आर्मीज़ के ऊपर। पहले ऐसा नहीं था। इफ़ यू लुक बैक, एक तो अभी तक जितने जब से इंडिपेंडेंट हुआ है ये अपना पाक, तो आप देखिए हाफ ऑफ द टाइम इनके मिलिट्री आका ही रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी तरह से जो कंट्रोल है, ये आईएसआई और पाक मिलिट्री ही करती है वहाँ की सरकार को। तो कि अभी जब इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, वहाँ की आम जनता भी इनसे क्वेश्चंस पूछी, तो उस चीज़ को उस पूरे जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक एंगल देने के लिए ये कुछ ना कुछ इनको ये मालूम है कि रिलीजन के उस पे और भावनाओं को जोर दे के, हवा दे के, ये हमेशा वहाँ के मनोभावों को चेंज कर सकते। तो उसी को ये अपना मूर्त रूप दे रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, बट पाक आर्मी इज़ द कंट्री? डेफिनेटली दिस एक्चुअली आईएसआई and Pak military, they are controlling each and everything out there. So they are funding the militants. ठीक है, these militants are coming here. और यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि हमारा सेकंड लाइन ऑफ जो वो है सपोर्ट है, वो मदरसे के बच्चे हैं। तो जी, तो मदरसों पे भी बैन और इस तरीके की हम लोग इंटरनल मेजर्स भी अब काफ़ी ले रहे हैं शायद, कि वो जो रूट कॉज़ है उसका हम लोग पहुँच पाएँ। ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियाज वेयर दे आर डूइंग टेररिज्म एंड ऑल। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे
और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे जैसे मदरसे हैं, जो आश्रयदाता हैं इन लोगों के, फाइनेंसर्स हैं, पाक आर्मी उनको सपोर्ट करती है। तो पूरी तरह से वही लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ आते हैं, हम लोगों को यहाँ पे दहशतगर्दी कहलाते हैं। सर आपने जैसे बोला कि पाक आर्मी सपोर्ट करती है, बट पाक तो खुद ही फाइनेंशियली अनस्टेबल है। जी। तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज का प्रॉक्सी पाक बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, फेस बन के ये सब डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है? कोई और भी ताकत है पाकिस्तान के पीछे? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पे बहुत एलॉबरेट हो जाएगा अगर हम लोग जाएँगे। लेकिन ये पक्का दृढ़ है, दृढ़ता से मैं ये चीज़ को कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसके आका बैठे हुए, इसको कुछ ना कुछ अनरेस्ट फैला के ये शो करना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली ही इज़ डूइंग। हाँ। सो टू अर्न हिज़ ब्रेड। मतलब आईएमएफ का जो पैसा है उसका यूटिलाइज, जैसे कोई भी ग्रांट मिलती है उसका यूटिलाइजेशन देना पड़ता है, ऐसे ही मुझे लग रहा है आईएमएफ के ग्रांट की यूटिलाइजेशन जो है वो इस तरीके से कामों में अपने आकाओं को ये दिखाने के लिए ये कुछ ना कुछ इस तरह का अनरेस्ट फैलाना ये सब करता रहता है। तो सर आकाओं में तो दो बड़े नाम लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए, चाइना और एक तरफ यूएसए भी है। क्योंकि अगर पूरी साइकिल देखी जाए, बट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, आईएमएफ पैसा दे रहा है इनको, फिर उस पैसे से ये इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स और विमान खरीद रहे हैं। वो सारे विमान फिर चाइना या फिर यूएस से ही आ रहे हैं। जी। तो अल्टीमेटली जो पैसा आ रहा है अल्टीमेटली वापस तो लौट उन्हीं दोनों देशों के पास ही जा रहा है, तो उनका तो कुछ जा ही नहीं रहा। दे आर एक तरह से ये कह सकते हैं। यूजिंग पाकिस्तान। एग्ज़ैक्टली, एक तरह से ये कह सकते हैं। ये शायद पाकिस्तान को तो समझ में नहीं आ रहा, बट टेरर फाइनेंसिंग से उसको कोई लाभ तो होना। पाकिस्तान को हर चीज़ वो इस समय वो हर चीज़ को समझ रहा है, लेकिन वो अब एक ऐसे मुकाम पे आ चुका है कि ना वो पीछे जा सकता है और उसको आगे ही बढ़ना है। जी। और आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होगी, ये पक्का श्योर है। चाइना हैज़ एस्केलेटेड जी। दिस एस्केलेशंस, या क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो वहाँ से उठ के जा रही हैं ड्यू टू दैट टैरिफ वॉर, और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं उनके यहाँ से उठ के। बिल्कुल, तो वो एक ऐसी पिक्चर इंडिया की दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को कि दिस इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री, यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लेके जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो क्या ये चाइना इसके पीछे है? ये जो डिस्टेबलाइजेशन की जो थ्योरी है, कहाँ तक ये? देखिए, हमारे भी जो सीडीएस रहे और अभी जो फॉर्मर जनरल्स रहे, उन्होंने भी ये बात कही है, काफ़ी स्ट्रांगली ये बात कही है। चाइना का रोल कहीं न कहीं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इवन जैसे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें बहुत बड़ा रोल अपना चाइनीज़ गवर्नमेंट का है, पूरे उसका है। इवन आज भी पाकिस्तान मिलिट्री में जो भी शेविंग ब्रश, टूथब्रश और ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, वो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड नहीं, वो चाइनीज़ की मैन्युफैक्चर्ड। तो मोस्टली जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा हो और पाकिस्तान अभी उसकी इकोनॉमी जिस तरह से बिल्कुल शैटर्ड है, तो उसको जो अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो अपने आता की बात मानेगा। उदारीकरण का जैसे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में वो आया, समय आया, तो काफ़ी यूनिट्स बड़ी-बड़ी वो यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट हो रही थी बिल्कुल। तो चाइना का ये ज़रूर मंशा रहेगी कि यहाँ पे एक अनस्टेबल नेशन दिखा के वो यहाँ से आने से रिस्ट्रिक्ट करे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को। तो ये उसका रोल है और वो रहेगा। मतलब एक अल्टीमेटली फाइनेंस वॉर तो बरकरार है ही है। बिल्कुल है। बिल्कुल, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जी, और वही सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है इस समय। बिल्कुल। तो चाइना का मेजर रोल है, चाहे वो इस पूरे इंस्टेंस में, पूरे 10-15 दिन, 20 दिन के इतिहास में, चाइना का कहीं एक्टिव फ्रंट में वो कहीं नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ना उनके कोई स्टेटमेंट आया, ना कहीं वो फ्रंट में आया। देखिए इस पे उसने कहीं पर भी एक ऐसी-सी मूवमेंट भी नहीं दिखी कि कहीं एविडेंस रहे कि चाइना ने सपोर्ट करा। कि देखिए मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री से रहा, जी। है ना? तो मैं मिलिट्री के पोर्शन बहुत अच्छी तरह मैं दे सकता हूँ और अब मैं क्योंकि सिविल वर्ल्ड में हूँ, बिज़नेस में हूँ, तो उसके सवाल मैं अच्छी तरह दे सकता हूँ। ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, जिसमें जितना भी मैं बता सकता था, जो मेरी नॉलेज में था, मैंने वो शेयर करने की कोशिश की आपसे। जी। सर ये 22-24 तरह के इंस्टेंस के बाद में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या ये वॉर की कैटेगरी में आती हैं? हम लोग जनरल पब्लिक तो ये मानती है कि युद्ध छिड़ गया, वॉर हो गया। जी, जी, जी। बट एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन, माय इन्फॉर्मेशन, वॉर इज़ अ टोटली डिफरेंट। एग्ज़ैक्टली। अभी तो ये सिर्फ़ मिलिट्री एस्केलेशंस थी, जी।
तो वॉर क्या होता है? हम लोगों को अभी मिसाइल ऊपर से जाती दिख रही है, वो ड्रोन से उसको तो क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या वो वॉर है या वो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है? वॉर बहुत बड़ा होता है। वॉर मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि वॉर कब डिक्लेयर माना जाए? यस, वॉर का कोई डॉक्यूमेंट होता होगा, कोई ऑफिशियल सिग्नेचर होते होंगे, कोई हेड ऑफ द स्टेट साइन करता होगा कि नाउ वॉर हैज बीन ऑफिशियली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज अभी आपने मीडिया न्यूज़ वगैरह देखी होंगी। सो इसमें बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी एक होती है यूनियन वॉर बुक, ओके, उसको इन्वोक किया जाता है। तो जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब वो इन्वोक हो जाता है सारी मिनिस्ट्रीज को ये बताया जाता है, एक एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। जी। तो सारी मिनिस्ट्रीज को डूज एंड डोंट बता दिए। तो वो जब इन्वोक होता है तब वॉर डिक्लेरेशन माना जाता है। उसके बाद जो है सीसीएस की बैठक होती है, सर, सीसीएस मीन्स? कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी। सो ये इसमें पूरी बैठक होती है, इसमें चीफ्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और उसमें कई जो मेंबर्स हैं वो सारे बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। और पॉलिटिकल हेड ये डिसीजन सबसे लेके, सबसे उनकी राय लेके फिर पॉलिटिकल हेड उस पर डिसीजन लेता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। और तब एक वॉर डिक्लेरेशन माना जाता है। सारी मिनिस्ट्रीज उसी हिसाब से कार्य करती हैं जो एसओपी में वर्णित है, तब उसे वॉर माना जाता है। तो अभी जो चल रहा है ये बस एक अब मिलिट्री। अभी अगर देखा जाए तो अभी आप देखिए एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जी। ठीक है, ड्रोन्स के अटैक हुए हैं और आरटी फायर हुई हैं। तो इसमें एक्चुअल ऑन फुट कोई हमारा तरफ से और उनकी तरफ से ना ट्रूप्स उधर से आए हैं ना इधर से गए। तो ये एयर सर, ये जो मिलिट्री पैदल चलने वाली जो मिलिट्री है, जब वो बॉर्डर क्रॉस कर ले थल सेना, तब हाँ। आने की वॉर हो गया। नहीं, मतलब उसको उसका एक अलग वो है कि तीनों मतलब जो जैसे कंबाइंड चीज बैठते हैं, स्ट्राइक्स किधर से होंगी, वो वॉर कैसे माना जाए वो तो मैंने आपको बता दिया। जैसे यूनियन वॉर बुक जब इन्वोक हो जाती है तब माना जाएगा। लेकिन अभी ये ग्रेविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, वो लेवल था कि यहाँ से एयर स्ट्राइक्स हुई, अपना ड्रोन्स का यूज़ हुआ और आर्टी फायरिंग का यूज़ हुआ। वही। जी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तीनों चीफ्स को खुली छूट देते हैं, वो जो डिसीजन चाहे ले सकें। जी। तो वो एक मतलब एक वो वर्बल डिसीजन था। जी। वो वॉर बुक इन्वोक करने वाला या वॉर इनिशिएट करने वाला वैसा कोई डॉक्यूमेंट्री सिग्नेचर्स नहीं थे जिस तरीके से वो डिसीजन ले सकते। अब इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो राय रखते हैं, जी। वो ये वही मैंने आपसे डिस्कशन किया। जब बहुत ही सीरियस एक्शन जब लेना, जैसे आप देखेंगे कि जब ये अटैक हुआ पुलवामा वाला, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, ये उनके मिलिटेंट कैंप से हुई। इनिशियली किसी भी आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे स्ट्राइक नहीं किया, पहले मिलिटेंट कैंप पे किया, जहाँ-जहाँ उनके आश्रयदाता थे, उनके फाइनेंस करने वाले, उस जगह पे अटैक किया गया है। और उसके बाद ये वेट किया गया कि देखते हैं कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस अगर पाक आर्मी करेगी या उसकी उनकी तरफ से क्या डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। और वो हमने देखा कि वो हुई, क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक पे करा, पब्लिक, हाँ, उन्होंने तो आके ओपन फोरम, राजस्थान के बॉर्डर्स पे, जितने फिर बॉर्डर्स पे पब्लिक पे उन्होंने अब फिर हम लोगों ने स्ट्राइक को एक्सक्लेट किया। ठीक। तो तब भी ये एस्केलेशन ही था, वॉर नहीं। एस्केलेशन था, वॉर नहीं था, मिलिट्री एस्केलेशन। मिलिट्री एस्केलेशन था। तो सर, जब वॉर ही नहीं था तो फिर सीज फायर कैसा? हाँ, सीज़ फायर इन जनरल लेमैन टर्म ये बोल रहे हैं, ये डी-एस्केलेशन आप बोल सकते हैं। लेमैन टर्म में इसको सीज़ फायर बोल दिया गया। सो ये कह सकते हैं बस। ओके। जी। तो एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके हिसाब से वॉर नहीं थी, सिर्फ एक ये जी। एस्केलेशन था। जी। बट 8 मई की रात को जी। मीडिया ने तो ऐसा बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर दिया था कि वो कराची का एयरबेस मिलिट्री कैंप ध्वस्त हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, अब हम इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं। जी। 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 तो वो वाली रात पूरी पब्लिक तो सो नहीं पाई थी इंडिया की। रात में 2 बजे तक, ढाई बजे तक तो लोग टीवी देख रहे थे। राइट। एक असम्पशन्स ले रहे थे कि कहाँ तक पाक में हमारी आर्मी पहुँच गई होगी, क्या डैमेज हम लोगों ने कर दिया। बट सुबह उठे तो इट वाज़ ऑल मिस इन्फॉर्मेशन। रात भर लड़ाई जो है सिर्फ ज़ी मीडिया, ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ और नवभारत टाइम्स के चैनल की ही लगी वो। इंडिया पाक की तो लड़ाई लगी ही नहीं वो सुबह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन की रात रही हो, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भई इस पे कोई रोक नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या देख किसी के कहने पे वो मिस इन्फॉर्मेशन फ्लो करवाई जा रही थी पब्लिक के लिए? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है
कि इस तरह की कोई गाइडलाइंस हमारे पता नहीं मीडिया के ऊपर है कि नहीं, मैं एम नॉट अवेयर अबाउट। लेकिन जिस तरह की ये पूरा एक हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी राइट्स होते हैं या वॉर होता या वॉर लाइक कंडीशन होती है कि अफवाहें मत फैलाएं। बिल्कुल हम आम जनता को कहते हैं, लेकिन जो इनके आश्रयदाता है और जो फैलाने वाले हैं, अगर वो मीडिया ग्रुप्स ही होंगे तो कैसे एक आम जनता को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एक आम जनता को इन्फॉर्मेशन मीडिया ग्रुप से मिलती है। बिल्कुल। और अगर उसी में ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हो जो मिसगाइडेड है, मोस्टली मिसगाइडेड हो, अनवेरिफाइड हो, तो जनता तो अनगाइडेड हो ही जाएगी। तो ये एक बड़ा ही दुखद वो है कि हम लोग इस तरह का पता नहीं मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो हद ही हो गई थी। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ में मेरे एक साथी बैठे थे। ही वाज़ कीनली इंटरेस्टेड एंड लेटिंग मी नो कि भाई ऐसा हो गया, कराची के हमने इस बेस पे हमला कर दिया, कि इस्लामाबाद में हम यहाँ तक पहुँच गए। जी, जी, जी। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि भाई क्या इतने सब कुछ इतना इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से हो पा रहा है? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, बट वो सुबह 8 बजे 8 बजते-बजते एवरीथिंग वाज़ क्लियर कि भाई कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी उनमें से चीज़ है। एक्चुअली इसमें और इतने सायरन रात में इंडिया की जनता ने सुन लिए हैं, हूटर सुन लिए हैं, सायरन सुन लिए हैं, कि जो शायद मॉक ड्रिल में भी हम लोगों ने नहीं सुने हों। हर घंटे में एक चैनल एक वॉर का सायरन दे रहा था, तो कान में रात भर सायरन बजते रहे इंडिया की। इसमें जैसे मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखो वी आर नॉन पॉलिटिकल, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं ये सुन के बड़ा ही हमें दर्द होता है। 2 चीज़ों की, एक तो मीडिया इस तरह से जो भी है, एक तो वेरिफाइड न्यूज़ दे, और दूसरा जो भी पॉलिटिकल अपने लीडर्स हैं, चाहे ऑपोज़िशन के हों, चाहे सरकार में हों, उन्हें जो भी अपने वक्तव्य देने चाहिए, वो बड़े नपे-तुले होने चाहिए। ये सोच के देना चाहिए, हमें कोई भी अति उत्साह में और ये कोई भी हमें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होता है। आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसका कई ढंग से वो पलट के वापस भी आ सकता है। जैसे कई बार हुआ, हमारे कई राजनीतिज्ञों ने स्टेटमेंट दिया कि बहुत शांति है, और उसके दूसरे दिन ही इस तरह के कार्रवाइयाँ हो गई। सो हमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, इसमें राजनीतिक गंभीरता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम कोई भी डिसीज़न देखिए, आज राजनीतिक दल हैं, कल दूसरा राजनीतिक दल होगा, परसों तीसरा होगा, जनता यही रहेगी, देश यही रहेगा, है ना? तो हमें हमेशा जो भी हम वक्तव्य दें, ये सोच के दें कि इसका इम्पैक्ट हमारे देशवासियों पे ना पड़े, और अल्टीमेटली दर्द किसको होता है? जनता को। जनता, जो दर्द है वो जनता को हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी हमें जो भी स्टेप लें, हम देश के लिए लें, आज जो करेंगे वो आने वाले समय में हिस्ट्री में अंकित हो जाएगा। तो जो भी हम स्टेटमेंट्स दें, वो बड़ी गंभीरता से दें। ये देश को चलाना, चाहे ऑपोजिशन में, चाहे सरकार में, आप बैठे हैं, आपका एक-एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, जैसे आज हम 1971 की बात करते हैं, 1962 की बात करते हैं, वो उस समय के लिए प्रेज़ेंट था, बट हमारे लिए वो हिस्ट्री है, उसकी बात हम आज करते हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस अटैक की 2025 की बात करेगी। तब ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन का क्या हँसी का पात्र बनेंगे, ये और इसको भी हमें बड़ी स्पष्टता से लेना चाहिए कि अगर आज जैसे हम कभी सत्ता में थे, हमने कोई गलती की और आज हम विपक्ष में आ गए। जो गलती की है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि ये हमसे गलती हुई है, और उसको जनता के सामने बोलना चाहिए। और आज जो सत्ता पे है, अगर उससे कोई गलती हुई है, उसे भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई है, और इसको, और जनता अगर कोई बात उन तक पहुँचाना चाह रही है कि हो सकता है वहाँ पे, जैसे लोग कह रहे थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी थी, नहीं थी, जो भी हो, पहलगाम वाली जो भी थी। तो अगर कोई गलती हुई है, उसकी बिल्कुल तहकीकात हो, और जो भी उसके लिए दोषी हों, उनको समुचित दंड दिया। मैं अमित शाह जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट सुन रहा था इसी टॉपिक पे, तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ के जो होटलर्स हैं और जो बुकिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने प्री बुकिंग ले ली थी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे बगैर, तो वहाँ पर हम कोई सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय नहीं कर पाए थे। तो जबकि मेरे ख्याल से मैं पिछले साल इसी दौर में श्रीनगर में ही था, और 22 से 24 अप्रैल 2024 को मैं पहलगाम में। जी।
तो वहाँ पर मुझे कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है, सब जगह थे। बट आई थिंक सो इट वाज़ वेरी वेल प्लान्ड, द डेस्टिनेशन वाज़ डिसाइडेड, जहाँ पर ना पास में हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ पर कोई मदद के लिए आ सकता। मोटरेबल रोड भी आधे घंटे की दूरी पे है। और ये जितने भी जने थे मेरे ख्याल से भेजे गए थे वहाँ पर, विक्टिम बनाने के लिए उनको वो भेजा गया था, वो प्लान्ड था। लोकल लोग भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर। कि इस दौरान अगर आप देखेंगे, अगर आप अभी ट्रिप एडवाइज़र वगैरह का आप पुराने चार्ट्स देखेंगे, जी। तो 2024 से आप देखना शुरू करिएगा, 2023 से देखना शुरू करिएगा। सेम जिस जगह पे इंस्टेंस हुआ, तो वहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए। मैसरन वैली। हाँ, वेस्टर्न वैली में अपने लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि इतनी दूर जाना पड़ता है एंड जो वहाँ पे इस तरह के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और जाके ऊपर देखना, मतलब उसका नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, ओके। है ना? तो और दूसरी चीज़, उन्होंने जो स्थान चुना वेस्टर्न वैली, उन्होंने ऐसा चुना कि अगर क्विक रिएक्शन टीम भी आएगी तो उसको जल्दी से जल्दी आने में 25 मिनट लगेगा। और उन्होंने 15 से 22 मिनट के अंतराल पे ये सारा कांड करके और वो लास्ट लाइक के पहले भाग भी गए, छुप भी गए जाके। और इतना बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट दे दिया जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आईं। और सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे पहले वहाँ जो लोग स्पॉट हुए थे, वो हुए थे, उनको सँभालना, ये सब करना उसमें लगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशंस को ढूँढना-वूढना, ये तब बहुत, तब तक उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दे चुके। हमारे 40 लोग शहीद हो गए, कल 5 लोग शहीद हो गए, फिर 26 लोग शहीद हो गए। कब तक ये देश यही चीज़ करता रहेगा कि आज हमारे पे वार हुआ है, फिर हम उसके ऊपर, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई है, फिर हम उसका बदला लें, फिर हम ये लें। तो इस चीज़, पहले से जो बेसिक ड्रिल्स हैं, उसको अगर हम लोग फ़ॉलो करें, तो इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पूर्णतः इसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इसको अवॉइड किया जा सकता है। मैं सर 26 जनों की लिस्ट देख रहा था, जी, जिनकी कि जो शहीद हुए हैं जी। उस इंस्टेंस में। तो उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब-सी ऑब्ज़र्व करी मैंने, कि वो उस 26 लोगों में पैन इंडिया लोग हैं। बिल्कुल, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, कर्नाटक के हैं, यूपी कानपुर का अपना एक लड़का था, हाँ, जी। और कई प्रदेश के लोग। तो उन्होंने 26 जनों में 26 में से मान के चलिए कि लगभग 15 स्टेट्स कवर करनी। देखिए, हाउ शार्पली दे वर प्लानिंग। वो टेरर का जो विक्टिम है, हर स्टेट का एक बंदा उन्होंने वहाँ पर। बिल्कुल। तो ऐसा सर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वो लोग वहाँ मौजूद एक बार में हों। उन्होंने, जहाँ तक मैं अपनी स्टडी कर रहा था आपके पॉडकास्ट में आपको बुलाने से पहले, जी, कि प्रॉपर वहाँ पर होटल्स में, रजिस्टर्स में पूछा जा रहा था, देखा जा रहा था कि किस स्टेट के लोग आ रहे हैं, कौन रुक रहा है। क्योंकि उतनी छोटी-सी जगह पर 15 स्टेट के लोग एक साथ वहाँ पर एक बार में अपने आप नहीं आ सकते। वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पुश करके वहाँ लाए गए थे, टारगेट बनाने के लिए, ऐसा मेरा मानना। देखिए, उस वैली में मैं जा चुका हूँ, मैंने देखा है। आपने शायद 8 साल जम्मू कश्मीर में आपने टेररिस्ट के अगेंस्ट में जी, सारे ऑपरेशंस भी करे हैं। लगभग 4 साल मैं वहाँ रहा, ओके। बाकी मेरी दूसरी जगह मेरी तैनाती रही। जी। सो मैंने ये देखा है वहाँ पे, मैं एज़ अ सिविलियन वहाँ पे गया। सो वहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये वहाँ पे वो रहता है, भीड़ रहती है, सभी स्टेट्स के लोग आते हैं। हाँ, ठीक है, इस दौरान क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वो कम हो गया था, ये फैला, मतलब जिस तरह से मीडिया में बताया जा रहा था कि अब टेररिस्ट है नहीं, ज़ीरो टेररिस्ट एरिया हो गया। कश्मीर वाज़ गोइंग ऑन ट्रैक, वो हाँ, ट्रैक पे आ रहा था वापस धीरे-धीरे आफ्टर दैट 370 एब्रोगेशन, काफ़ी ट्रैक पे आ रहा था। तो एसटी फिर इसे स्टेबलाइज़ कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा था कि काफ़ी ट्रैक पे आ रहा है, ये है, लेकिन हमें जो बेसिक एसओपीज़ थी सिक्योरिटी की, वो फ़ॉलो अप करनी चाहिए थी। मुझे जो लगता है, जैसे सीनियर ऑफ़िसर्स बताते हैं, वो फ़ॉलो अप करना चाहिए था। तो इतना बड़ा इंसिडेंस होने से हम लोग बचा सकते। लेकिन जो होना था, वो हो गया। उसके बाद की कार्रवाई ये आर्म्ड फोर्सेस ने जो की है, वो जो काबिल-ए-तारीफ़ है। जी, तो सर जो अब स्टेज है, जी। सीज़ फायर हो गया, सो कॉल्ड सीज़ फायर, हम तो इसको आपकी भाषा में डी एस्केलेशन कहेंगे, जी, जी, जी। क्योंकि इट वाज़ एन एस्केलेशन एंड नाउ डी एस्केलेशन हैज़ बीन डन। अभी सीज़ फायर तो जब वॉर डिक्लेयर होगा तभी होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? अब देखिए, अभी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, हमारे फॉर्मर चीफ वीपी मलिक साहब,
उन्होंने और जनरल नरवणे साहब दोनों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, आपने भी पढ़े हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। और कानपुर की जनता, लखनऊ की जनता ये बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गई। हाँ, मतलब हम लोग तो कानपुरिया भाषा में एक बार कहते हैं, भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो होना ही है, उससे पहले कस के जुतिया तो लो, वो अपने बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली ये सभी लोग जिस तरह से, क्योंकि भावनात्मक दौर इतना ज़्यादा था कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम लोगों में हमने कानपुर के एक लाल को खोया। जी। अभी हाल में ही उसका विवाह हुआ था। हाँ, मेरे ख्याल 13 फरवरी का उसका बताइए मैरिज थी और वो हनीमून पे मैं उधर में गया तो जो एक्चुअली टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, ये एक परिवार नहीं तोड़ रहे। इन्होंने एक परिवार का आधा सुहाग उड़ाया, उजाड़ा। उससे जुड़े हुए उसकी माँ, उसके परिवार के लोग, वो गाँव, वो शहर, आज हम सब अभी देखिए हम लोग अपने बात में बड़े ही हँसी के मूड में थे, लेकिन जैसे ही ये स्टैंस आया, हम दोनों के चेहरे में गंभीरता आ गई। बिल्कुल गंभीर। तो ये इमोशनल वॉर ये लोग खेल रहे हैं। ये एक घर को नहीं, ये दर्द देना चाहते हैं पूरे समाज को, और वो ये दे रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को दृढ़ता से इसका मुकाबला करना चाहिए और राजनीतिक गंभीरता से इसको पूरी तरह से इसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमें एक स्वर में हमें सबको एक होके और इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें सर मेजर रोल पॉलिटिकल विल भी प्ले करती है। बिल्कुल, पब्लिक ने तो हम लोग ने तो अपना नेता चुन लिया। जी, जी, जी। इस उम्मीद से चुना है कि व्हाटएवर इज़ द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड फॉर सिटीजन्स ही विल बी डूइंग। या तो फिर एक बार वो फ्री हैंड भी देते हैं। फिर उसके बाद में जब सीज़ फायर का ट्वीट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आता है, तो वो तो डिमोटिवेट करेगा ना सर। जी, बिल्कुल करे। भाई हमारा हेड ऑफ द स्टेट हमें बोले कि भाई नहीं अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग हार स्वीकार कर लेंगे। बट उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं और हमें उससे पता चल रहा है कि यार इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर की ओर चल गया है। एक्चुअली इस दिन वॉर नहीं, अब जैसे जब वॉर होता है, जैसे वॉर डिक्लेयर हो, तो उसके कई मतलब प्रभाव भी होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। उन सब को चीज़ों को देखा जाए, जैसे हम लोग एक तरफ की देखते हैं, हमने जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो सेना होती है, वो बदला लेने की नीयत से और भावनाओं के जोर पे कोई एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल लेना भी नहीं। वो लेना भी नहीं चाहिए। और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है और बाकी आर्म फोर्सेस जो हैं, लाइक हम अगर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की बात करें, उनका रिलीजन इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द, और यहाँ उनको मालूम है कि अगर एंटी इंडिया जो भी कार्रवाई करेंगे, वहाँ की जनता उनका सपोर्ट करेगी। ठीक है? तो वो इस चीज़ को करने के लिए मतलब इसको मूर्त रूप देते हैं। जैसे कि अभी जैसे जिन लोगों से भी सिविल में मिलते हैं, अब क्योंकि सबको मालूम है ये फ़ौज में रह चुके हैं, तो ना चाहते हुए भी ये टॉपिक ज़रूर छेड़ा जाता। जैसा अब ये जो है, वहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प पहले वो कर रहे हैं, वो बड़ी अम्मा बन रहे हैं, वो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। जी। तो एक मायूसी थी, ज़रूर थी। लेकिन अब इसमें मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वॉर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके क्या इन्होंने रिपरकशन देखे सरकार ने, आर्म्ड फोर्सेस ने। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो टारगेट था वो अचीव कर लिया गया, इसलिए हम लोग देश के लिए कर गए। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया आज तक वॉर में लगा हुआ है, पीछे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वैसे ही ये लोग चाहते हैं कि इंडिया की तरक्की रुके और पीछे से कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें दूसरे कंट्रीज। 2 कंट्रीज भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो ही विल फाइट फॉरएवर, ही विल फाइट फॉर 3 इयर्स, 4 इयर्स। इंडिया का फोकस चेंज हो जाएगा, जो अभी ग्रोथ और हाँ। डेवलपमेंट की ओर जो फोकस, वो फिर वॉर की ओर डाइवर्ट। ये एक मोड़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो दूसरे पक्ष का कहना है, वो ये था कि सांप को अधकुचला नहीं छोड़ा जाता। जी, जैसे क्योंकि अभी वो भी अपने को स्ट्रॉन्ग करे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो हमारी एयर फोर्स ने स्ट्राइक करके उनका इसका डैमेज कर दिया, फिर उनको वो फिर से उसको वो आईएमएफ से जो पैसा मिला फिर कहीं यूज़ तो करना ही है। हाँ, 100%। तो वो रोटी, कपड़ा और मकान उनकी वो प्रॉपर्टी। अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म, जैसे हमारे पास एस-400 है, वो अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म बनाएगा, ड्रोन्स का और उपयोग करने के लिए परचेज़ेज़ करेगा, अपने को और एयर फोर्स स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई खिलवाड़ करे, आपके सिविलियंस पे अटैक करे, निरीह लोग, निर्दोष लोग और निरपराध लोग, जो वहाँ घूमने गए अपने परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने आप उनको ख़त्म कर रहे हैं। आप जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप
चेक कर रहे हैं कि इनका धर्म क्या है। जिस तरह से प्रोपोगेट ये जो किया गया इस पूरे स्टैंस को, तो जो जन आक्रोश था, तो उसको शांति नहीं मिली है। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल दृढ़ता से कह रहा हूँ। और इसमें लोगों का ये मानना है कि इसको और स्ट्रांगली करना चाहिए था। तो सर ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो 76 बॉर्न हूँ, पीछे की उससे पीछे की चीज़ें देखी नहीं है, सिर्फ पढ़ी हैं। जी। पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता आ रहा है, 71 में भी यही हुआ, ज़रा-सा इंडियन फ़ोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई और तुरंत इंटरनेशनल प्रेशर लाके शिमला समझौता कर लीजिए। आज फिर वही हुआ, ज़रा सी इंडियन फ़ोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई, यूएस प्रेशर लाके सीज़फायर कर ली। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिए, इस बार एक अंतर है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली कहीं भी घुटने नहीं टेके। हमारी मीडिया ने ज़रूर उन्हें घुटने टिका दिए। उन्होंने घुटने टेके, टी न्यूज़, इंडिया टीवी और नवभारत टाइम्स के आगे उन्होंने पूरे घुटने टेक दिए। देखिए, इसमें आने वाला जो कल है, वो देखेगा कि एक्चुअल हुआ क्या है, ठीक है? तो इसीलिए अब वहाँ से अमेरिकन प्रेशर जो भी आया, जो भी नहीं आया, जो डिसीज़न लिया गया, ये बहुत मतलब इसको भी मैं नेगेट नहीं कर रहा हूँ। आर्म्ड फोर्सेस ने अपने इनपुट्स दिए होंगे। हाँ, और बिल्कुल जो नहीं पॉलिटिकल रेज़ोल्यूशन के डिसीजन लिया होगा, हमारी आपकी अपनी समझ है और इनके लेवल की अपनी समझ है, उन्होंने अपने हिसाब पॉलिटिकल हेड ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया होगा, लेकिन जो जनमानस में उसका प्रभाव पड़ा है, अब उसको इस तरह से हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। हम लोगों ये ज़रूर है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है जी, और नो डाउट अबाउट इट, और उसके लिए आम जनता बहुत खुश है। ठीक है। हम लोगों का सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया चौड़ा। इस बार के एस्केलेशंस को लेके कि व्हाट वी कैन डू। हाँ, देखिए, और हमारे पास आज एक से एक टेक्नोलॉजी है, एक से एक ऑफिसर्स हैं, हमारे लीडर्स जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जनरल्स हैं, सारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और जिस तरह से पूरी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने, अपना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने जिस तरह से एक कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा एक्शन को मूर्त रूप दिया है, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। जी। सर मैं मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन पे एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा भाई, हाँ, कि जब ताज वाला अटैक हुआ था, जी, तो उस समय तो वो वाला अटैक लाइव दिखाया जा रहा था। जी, उनके वहाँ पाकिस्तान में जो आका थे, वो भी वो लाइव अटैक देख के अपने बंदों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जी, जी। फिर उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुँ, हुँ। कि नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ लाइव नहीं दिखाई जाएगी बिकॉज़ उसका मेजर एडवांटेज अदर साइड लेती है। जी। तो इस बार वो तो चीज़ देखने को मिली, लाइव तो नहीं था, बट एंकर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे और इतना उन्होंने भावनाएँ उसमें डाल दी थी कि वो लाइव से भी ज़्यादा हमें लग रहा था कि हाँ, सब कुछ वास्तव में हो रहा है। तो ये तो क्या फिर से कोड ऑफ कंडक्ट रिविज़िट करने का टाइम आ गया है? डेफ़िनेटली आ गया है। देखिए, सबसे पहले आपने ऑप विजय, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें भी मीडिया की इन्फॉर्मेशन से और मिस इन्फॉर्मेशन से वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, इनपुट्स मिल जाते हैं। इनपुट्स मिल गए। मेरे ख्याल से लोकल मूवमेंट में भी जो लोग रील्स बना के डाल देते हैं, मिलिट्री के ट्रक्स ऐसे जा रहे वो हैं, ये जब उस समय रील्स का ज़माना नहीं कर था, रहा हूँ, आज की बात। आज तो एक ही और ऐड ऑन हो गई इनपुट देने के लिए। अगर हम शुरुआत से देखें, तो ऑफ विजय के टाइम पे, कारगिल के समय पे भी जो मीडिया की इन्फॉर्मेशन से उनको जो फ़ायदा हुआ, हम लोगों को जो लॉस हुआ, उस चीज़ की स्टडी टीम बननी चाहिए। और उस हिसाब से हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होनी चाहिए कि हम लोग के डूज़ एंड डोंट्स बिल्कुल क्लियरली डिमार्केट कर देने चाहिए। फॉर द कॉमन मैन, फॉर नहीं, नॉट फॉर द मीडिया, फॉर द मीडिया। फॉर द मीडिया। एंड ये तो उस समय की बात थी। फिर उसके बाद ताज में आपने बताया, ताज एक बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस ने जो किया। इनफैक्ट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ब्रिगेडियर सिसोदिया साहब, मैं उनके साथ फैज़ाबाद में रहा, वो हमारे कमांडर थे जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हेड किया था। एनएसजी के ऑपरेशनल डीआईजी थे, ओके, डीआईजी ऑप्स थे आई थिंक। सो मैं उनके अंडर कार्य कर चुका हूँ। वो इतना शार्प उनका व्यक्तित्व रहा है और बड़ा अच्छा उन्होंने पूरे ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बनवाया। सो उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई, लाइव दिखाया गया, जी, वहाँ के आकाओं ने यहाँ के मिलिटेंट्स को बताया और उस हिसाब से हम लोगों ने अपने भारत के कई लाल खो दिए उसमें, बिल्कुल। है ना? सो उस समय भी हम लोगों को एक बाउंड्रीज क्लियरली डिमार्केट कर देनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जब पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि जब
आम जनता हमसे पूछ रही थी कि हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए। तो मैंने सबको यही बताया कि हम लोगों के 3 रोल होने चाहिए। एक तो किसी भी तरह का जो मूवमेंट्स हो, मिलिट्री मूवमेंट्स, एयर फोर्स का मूवमेंट या फिर इस कि कोई भी मूवमेंट्स, हमारा रसद सामग्री का कोई मूवमेंट, उसकी कोई रील्स बना के अपलोड ना करें। और सेकेंडली हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे एयरपोर्ट्स और बस स्टॉप्स, इनमें अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधियां दिखें, वो ज़रूर इन्फॉर्म करें अपना लोकल पुलिस को या फिर आपके जो सिविल डिफेंस के जो वार्डन्स हैं उनको। और तीसरा, जो पानी की टैंक है हमारी, और जहाँ ज़्यादा बड़ा खाने का रेस्टोरेंट्स या फिर ज़्यादा लंगर और ऐसी जगह हैं, वहाँ पे कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी हो तो बताएं। ये हमारा सबसे बड़ा रोल होगा इस समाज के लिए कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग बचा सकें। अभी जो कैराना हिल्स के डिस्कशन चल रहे हैं कि इसके नीचे कई बार अर्थक्वेक आ रहा है, 4 बार अर्थक्वेक आ गया, 5 बार अर्थक्वेक आ गया। हाँ, तो वो क्या कुछ रख-रखाव चल रहा है उसके अब कहने रहने से हैं या वाक़ई अर्थक्वेक है? नहीं, इसमें तो मुझे बहुत ही खुशी है ये बोलते हुए कि आर्म फोर्सेस ने कुछ बड़ा तो किया है। अब उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, लेकिन ये मेरे ख्याल से हाँ, मिस्टर भारती का भी स्टेटमेंट देख रहा था जी, जी, जी। अपने आर्म फोर्सेस या द वे ही इज़ टेलिंग कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, कैराना में पता तो चला कम से कम कि वहाँ न्यूक्लियर नहीं है। हाँ, बट द स्टाइल द वे ही वाज़ टेलिंग जी, दिस स्टाइल सेज एवरीथिंग। या दैट्स व्हाट। और जो मतलब अफ़वाह है वो ये है कि टनल्स कहीं से ब्लॉक कर दी गई, मतलब एयर स्ट्राइक्स वगैरह से, और वही अब धीरे-धीरे उनको अर्थक्वेक का मज़ा दे रहे हैं। दैट इज़ ऑल रूमर्स, और वो वी कैन नॉट से ऑन दैट। पर हमारी सेनाओं ने जो काम करना था वो कर दिया। हाँ, जितना उन्हें रोल दिया गया, उन्होंने दृढ़ता से किया। सर आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जी, बॉर्डर्स में मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ते हुए ही बिताया है और उस लड़ाई में आपका एक पैर भी माइन ब्लास्ट में चोटिल हो गया था। जी, तो आपकी जो इतनी नज़दीकियाँ रही हैं उनसे, जी, टेररिस्ट से, मिलिटेंट से, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंस कहा जाता है इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी एक्टिविटी। जी। तो टेरर भी फंडिंग और फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। तो देखिए, आपने क्या महसूस करा टेरर फंडिंग के बारे में आपके क्या विचार है? हाउ दे आर फाइनेंस और क्या रोक लगनी चाहिए? सरकार को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए ताकि इस चीज़ पे ब्लॉकेज आए? देखिए, व्हाटएवर लिटिल आई नो, मैं वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। जी। जितने दिन मैं बॉर्डर एरिया में रहा और अब मैं सिविल में हूँ, बिज़नेस को देख रहा हूँ, तो इस विषय में जो मुझे लगता है टेरर फंडिंग का मेन सोर्स, जैसे हम लोग किसी भी तरह का जो बिज़नेस टाइज़ है पाकिस्तान के साथ, ये हमें ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे जो लगता है। जैसे वहाँ से कोई भी कमोडिटी आती है पाकिस्तान से, वो अंडर इनवॉइसिंग होके आती है। जैसे 10 लाख का सामान हुआ, उसकी अंडर बिडिंग हुई और यहाँ पे 2 लाख की बिलिंग हुई। यहाँ पे आए और यहाँ पे सामान डिलीवर हुआ, जी। और जो बाकी बचे हुए कैश हैं, वो यहीं पे डिस्पर्स हो जाते हैं, जो कि टेरर फंड में यूज़ होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, दिल्ली से बहुत सारा सामान हमारा कश्मीर की तरफ जाता है। जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सारे ही लगभग वहीं से जाते उड़ हैं। जाते हैं। उसमें भी इन चीज़ों पे बहुत जो जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और मुझे पक्का श्योर है कि वो रख रहे होंगे। इस सारी टेरर फंडिंग में मुझे ये लगता है किसी भी तरह का बिज़नेस टाइज़, कल्चरल टाइज़ इस नेशन के साथ हमें तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक ये बिल्कुल साफ़ और पाक ना हो जाए। नाम पाक है, पाक साफ है नहीं। बिल्कुल। अब जैसे आप देखे होंगे कमोडिटीज़ में केसर एक बहुत बड़ा कमोडिटी गुड्स है जो यहाँ पे आता है। जी। सेब, हमारे एजेंसीज़ आई एम श्योर ये कर रही होंगी, स्टेट एजेंसीज़, सेंट्रल एजेंसीज़, ये इनको चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कितना इनकम टैक्स पे हैं, और कितने लोग एक्चुअल जो इसके एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कितनी बिलिंग है, जीएसटी टर्नओवर जीएसटी टर्नओवर कितना है। मेरे ख्याल से इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो वहाँ की लाइफ़स्टाइल है वो तो जी। कहीं मैच करेगी ही नहीं अगर डाटा एनालिटिक्स अगर ये मतलब दैट इज़ द राइट प्रोफेशनल टर्म व्हिच यू आर यूजिंग। एज़ अ लेमैन व्हाट आई एम सेइंग कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जैसे जो लाइफ़स्टाइल है, जो केसर के व्यापारी हैं बड़े-बड़े, सभी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ जी। जिनका इंक्लिनेशन हो सकता है और है, उनके ऊपर एक चेक्स रखना पड़ेगा। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, आप मैच कर लीजिए, वो पक्का मिसमैच निकले।
सो ये सारी कि हमें जड़ से लेके चलना पड़ेगा, एक-एक चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का बिज़नेस टाई और कल्चरल टाइज़ को भी हम लोग कल्चरल टाइज में जैसे हम लोग यहाँ पर उनके एक्टर्स को प्रमोट जा रहे हैं, उनके म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, बिल्कुल, वो टाइज भी मेरे ख्याल से अब खत्म करने चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ अपने खुद इतने हुनरमंद सब लोग हैं, बिल्कुल। व्हाई डू वी नीड पाकिस्तानी? वी डोंट नीड देम। हमारे पास है, आप देखिए यहीं से सब कला का उत्थान हुआ है। यहीं से सब ओरिजिनेट, यहीं से कलाएँ हुई हैं और सब जगह गई हैं। हमारे पास एक से एक गायक हैं, एक से एक एक्टर्स हैं, एक से एक सब तरह के हमारे पास हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, चाहे आतिफ असलम ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। एक कलाकार और थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल बहुत उफ़ान पे थे और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि वो एयरपोर्ट पे किसी चीज़ के साथ पकड़े गए। बिल्कुल। तो वो इस कला की आड़ में जो काम कर रहे हैं, जी, वो सबको दिखता है, बट आई डोंट नो क्यों उनको प्रमोट फिर किया जाता है। लेकिन उनको शेल्टर कौन दे रहा है? उनको यहाँ पे कौन आश्रय दे रहा है और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए क्योंकि हमारे वी हैव एनिमीज विद इन या जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक जो सिंडिकेट है इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और अब बहुत समय हो गया। अब गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट फर्म एक्शन लेने पड़ेंगे, तब इस चीज़ को कब कर पाएगी, वरना ये ऐसे ही फलते-फूलते रहेंगे और हम लोग केवल ही बातचीत ही कर पाएँगे। सर, अभी अखबारों में ताज़ा खबरें हैं, 9 मई को इतनी सब एस्केलेशंस के बावजूद आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को डिसबर्स कर दिया। बिल्कुल। देखिए, $1 बिलियन यानी 8500 करोड़ रुपए दे दिया आईएमएफ ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान को दे दिया। 2.3 आई थिंक बिलियन 2.3 बिलियन सैंक्शन सैंक्शन करा हो गया और और 9 तारीख को 9 मई को जब इतना गरमा-गर्मी चल रही थी, उस दौरान पाकिस्तान को डिसबर्स कर दिया गया 8500 करोड़ रुपए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो आईएमएफ की जो बोर्ड मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी के बोर्ड मेंबर्स 25 हैं जी। और उसमें इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज है 2.63 है और यूएस का आई थिंक 17% है और चाइना का 6%, ऐसे ही सऊदी अरेबिया का। तो इसमें आप देखिए इंडिया ने तो विरोध किया, जिसकी जितनी हमारी जितनी कैपेसिटी थी 2.63 हमने विरोध किया कि उसकी इतनी खस्ता हालत है, उसको अभी ये लोन डिस्बर्स नहीं किया जाना चाहिए और सैंक्शन भी नहीं होना चाहिए। और वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ होगा। बिल्कुल 100% सबको मालूम है ये बात सबको मालूम है। अब इस पे लेके देखने वाली ये दिलचस्प बात है कि चाइना और सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से वो सैंक्शन हो गया। इसमें अमेरिका जिसके पास वोटिंग राइट्स था, अगर वो चाहता इसको विरोध कर देता तो कभी डिस्पर्स नहीं होता। 17% 20% वोटिंग राइट का मतलब तो एक तो वीटो पावर की वीटो पावर की कैपेसिटी है, लेकिन उसने वो एब्सटेन रहा इससे। इससे वो जो लोन था वो डिस्पर्स करना पड़ा, सैंक्शन हो गया 2.3 बिलियन, 1 बिलियन यानी 8500 करोड़ रुपए वो उनको तुरंत ही 9 तारीख को दे दिया गया। अब ये कहाँ यूज़ होगा? ये हम सबको मालूम है। ये अपने डिफेंसेस को मजबूत करेगा। वही जो पावरफुल नेशंस हैं, उनसे अपना डिफेंस मैकेनिज़्म खरीदेगा और जो युद्ध सामग्री हैं, वो खरीदेगा। अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सब युद्धपोत के और युद्धक विमान के, उन सब से ये परचेज़ करेगा। तो ये बड़ा दुखद है और जब भी हम लोग ये सुनते हैं, अभी सुनने में आया कि मसूद के परिवार को 14 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो अब आप देखिए ये सीधे ये कोई चीज़ हिडन नहीं है, इट इज़ ऑल ओपन। तो जब सब कुछ इतना ओपन है, फिर इतना सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों मिलता है? अब यही हम लोग को सोचना है। हम लोग को वी नीड अ वेरी हम लोग को चाहिए क्या, बड़ा जागरूक जनता चाहिए। हम लोग को पावरफुल लीडर तो चाहिए ही चाहिए। एक जागरूक जनता चाहिए कि वो जागे और वो देखे कि एक्चुअल में जो मीडिया दिखा रहा है वो हो रहा है, सही हो भी रहा है कि नहीं? कि हो रहा है कि नहीं हो रहा और उसको इंश्योर करे। इमोशंस में ना बहे। हमारी जनता जो इमोशंस पे बहती है, हमें इमोशंस से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान रखें, तो जो भी लीडर होगा, वो भी इस चीज़ पे याद रखेगा कि जागरूक जनता है। हम किसी तरह से कोई भी ऐसे एक्शन, अगर कोई हमारा देश जो अपने को ये बता रहा है कि हम मित्र देश हैं और कार्य वो इस तरह के कर रहा है कि जिससे हमारे शत्रु देश को सपोर्ट दे रहा है, तो अपने आप हमें मान लेना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। ये तो चाणक्य कहता था कि जो बोल रहा है और कर्म अगर मैच नहीं करते हैं, तो उसका विश्वास नहीं। एग्ज़ैक्टली ये चाणक्य का देश है। तो हमारे
अंदर राजनीति, कूटनीति, हर चीज़ का समावेश जो है वो हमारे एक्शन में होना चाहिए। ठीक है? हमें मीडिया के थ्रू नहीं मालूम होना चाहिए, एक्शंस में होना चाहिए जी। और उसी तरह से हमें स्टैंड भी लेना चाहिए। आईएमएफ का जो लोन सैंक्शन हुआ है, उसमें सबसे बड़ी दलील यही दी गई है कि पाकिस्तान की माली हालत बड़ी खस्ता है, बिल्कुल। जिस वजह से उनको पैसे की ज़रूरत है। जी, जी, जी। नहीं, ये बिल्कुल ये तो एक फैक्ट है। उसके जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने पोर्ट्स हैं, काफ़ी बिग चक ऑफ लैंड वो सब गिरवी रखे हुए हैं। सो उसकी माली हालत तो बहुत ही खस्ता है, ये सबको मालूम है। तो इसी कारण उसके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है, लेकिन दे डोंट वांट टू लूज़ ग्राउंड ऑल्सो, तो इसीलिए उसको आईएमएफ से सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का मैं ये हाल मान सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर बिल्डर प्लॉट काट के बेच देता है, पाकिस्तान की जो वहाँ पर कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ही वैसे हिस्से काट के गिरवी रख दिए हैं, जो अल्टीमेटली उनके हाथ से चले ही जाएँगे। एक तरह से ये बड़ा गंभीर विषय है और आई एम श्योर कि जो भी गवर्नमेंट है, इस पे गंभीरता से विचार करके आगे एक्शन ले रही होगी। सर, इस बार जो एस्केलेशंस हों, जी। उनका जवाब देने के लिए 2 फीमेल्स को फ्रंट पे रखा गया, जी, जी, जी। जिन्होंने मुँहतोड़ जवाब दिया रिसी और आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में फीमेल्स को आर्मी में प्रायोरिटी मिली है या हमेशा मिलती रही है? जेंडर वाइज़ मेरे ख्याल से आर्मी में होता है यूट्रस के ही बेस से प्लीज़। हाँ, ये नहीं, कभी नहीं। जैसे हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में हुई थे। सो सबसे पहले आपने जो बताया कि ऑपरेशन सिस्टम तो सिंदूर का जो प्रेस ब्रीफिंग में अपनी कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका, ये दोनों ने अपने वक्तव्य दिए थे, सरकार की तरफ से आगे रखे थे। तो बड़ी ही दृढ़ता से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हर बिंदुओं को सरकार के पॉइंट पे पूरी जनता के जनमानस के सामने रखा और हमेशा से ये जो देश है, ये भगवती यहाँ की आराध्य रही। माता शक्ति हमेशा हमारी प्रेरणा रही है। उसी के चरणों को प्रणाम करके जितने भी वीर योद्धा हैं, वो मातृभूमि पे उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े हैं। भारत को भी हम लोग माता ही कहते हैं। भारत को भी बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक पुत्र जिस तरह से माता को सम्मान करता है, हमेशा से ये वो देश है जिसने माता शक्ति को हमेशा सम्मान दिया है और हमेशा उनके चरणों में प्रणाम करके ही, चाहे युद्ध का आगाज़ हो, चाहे किसी शुभ कार्य का आगाज़ हो, किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है और जेंडर बायस जैसी कोई भी इंस्टेंस मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा और जितने भी लेडी ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं और उतनी ही दृढ़ता के साथ सारे ऑफिसर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। हमारा देश उसको मातृशक्ति समझता है, भगवती के स्वरूप में देखता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो स्त्री को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। तो ये उन पे करारा एक तरह से वार था, उनको ये बताने के लिए कि हमारी मातृशक्ति जो हमारे लिए पूजनीय है, वो एक माता का स्वरूप भी धारण कर सकती हैं और चंडी का स्वरूप भी धारण कर सकती हैं। आज उस देश की दुर्गति इन्हीं भगवती के श्राप से हुई। तो इस चीज़ को मुझे लगता है इसी व्यू को मद्देनज़र रख के ये पॉइंट जो है और ब्रीफिंग ये लेडी ऑफिसर से कराई गई है, जो एक करारा जवाब। सर, एक मिलिटेंट एप्लीकेशन में आपके पैर को काफ़ी चोट लगी थी, यू आर सीवियरली इंजर्ड एंड देन यू आर इन द क्रिटिकल इंजरी लिस्ट। तो इतने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में आप ये जवानी में जोश से भरे होंगे और वहाँ पर मिलिटेंट से लड़ रहे होंगे और ये आपको भी इंजरी हो गई पैर में, उसके बाद आप बिल्कुल पैसे मोटे आ गए आप। यू आर आई थिंक सो यू मस्ट बी ऑन बेड फॉर सेवरल मंथ्स। तो उस यस, फेज़ को कैसे आपने गो थ्रू करा? कैसे कोप अप करा उस फेज़? एक्चुअली व्हेन यू आर इन अ एक्टिव लाइफ एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट एन इंजरी, सो डेफिनेटली सबके लिए सेटबैक तो होता ही है। सो इट वाज अ माइंड ब्लास्ट इंजरी एंड आई गॉट इंजर्ड एंड मैं एडमिट रहा राजौरी में। सो पहले कुछ दिन तो जीवन में बड़ी उदासी सी रही कि अब आगे जीवन में क्या होगा और ये सबके साथ होता है। तो लेकिन मैं ईश्वर का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है
क्योंकि एक तो जीवन बचा रहा, क्योंकि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पे और भी इंजरीज हो सकती थी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मतलब जान से हाथ धो बैठ सकते थे, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने बहुत दिया, एक दूसरा जीवन दिया। और कुछ दिन बाद से ही मेरे नेचर में वो चेंज आता रहा, और फिर वो अपने आप एक मोटिवेशन में बदलता गया। जीवन में मुझे बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स मिलते रहे, और सबने मोटिवेट किया। उस समय के हमारे आरएमओ थे, आज वो ब्रिगेडियर राजमोहन जयपुर मिलिट्री हॉस्पिटल कमांड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, और जितने भी ऑफिसर्स हमें मिले, उसके बाद हमारे वाइस चीफ थे जनरल ओबरॉय, और आज जनरल जीजे सिंह जो हमारे एक्स चीफ रहे, हमारी बटालियन के थे। और ऐसे बहुत ऑफिसर्स रहे। मैं आर्मी कमांडर थे जनरल जोशी, वो हमारे पेरेंट्स को उन्होंने बुलाया, मोटिवेट किया। सो जनरल सेबेस्टियन, सो ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने हमारे जीवन में इतना मोटिवेशन भर दिया कि किसी तरह का कोई सेटबैक मुझे लगा ही नहीं जीवन में। उसके बाद मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और अपने अटैचमेंट के लिए जब पुणे आया, तो उस समय हमें कर्नल शिशिर कुमार एक बहुत ही मोटिवेटिंग ऑफिसर रहे, और कर्नल अनंत। तो इन लोगों ने ऐसा एक सब लोगों का मोटिवेशन रहा कि कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। हमेशा ये लगा, मुझे ये लगा ही नहीं कि आई गॉट सम डिसेबिलिटी। मुझे लगा हम ओवर एबल्ड। तो हर जगह मतलब इट वाज व्हेन वी वर एडमिटेड इन पुणे, सो वी यूज्ड टू बंक हॉस्पिटल, वी यूज्ड टू गो आउट, ठीक है, कॉलेज, लाइक कॉलेज स्टूडेंट, हाँ, एंड ऑल दैट थिंग। तो वहाँ के जो कमांडेंट थे उस समय के, वो भी मतलब जो है जैसे कि पिता जो है वो एक बड़े ही मजाकिया लहजे में डांटता भी है। तो ही वॉज हैप्पी ऑल्सो कि विद ऑफिसर्स, अब वहाँ पे कई अपने एक आर्मी के वो थे, डिसेबल्ड सोल्जर्स थे जिनको चोट लगी थी, किसी हाथ नहीं था, किसी का कुछ, किसी के आंख में चोट लगी है, और वो इतने मोटिवेटेड हैं, सब रेस्ट में जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं। तो मतलब इट वाज अ मोर ऑफ अ मोटिवेशन फॉर अदर पेशेंट्स एंड हु आर देयर। और आर्मी जो है वो आज भी हम लोग, whoever have hang their uniform, we always miss this organization। आज भी जब भी हम बात करते हैं, वी आर बिजी इन सिविल वर्ल्ड एंड ऑल दैट, लेकिन तब भी जब भी हम उस प्रेम को याद करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को याद करते हैं, हम लोग हमेशा मिस करते हैं। हमारे को, जब मैं एक जनरल गिरीश थे, जब मैं अपना वीआरएस ले रहा था, सो ही वाज द वन, he told कि अभी वीआरएस, व्हाई यू आर टेकिंग वीआरएस, यू आर अ बैटल कैजुअलिटी ऑफिसर, यू कंटिन्यू विद दिस। तो मैंने बताया, सर आई एम द ओनली सन एंड नाउ माय पेरेंट्स वांट दैट आई शुड कम बैक। सो ये जो थे सेरेमोनियल एंड वेलफेयर, एक हमारा वो है, ऑफिस है, उसके सर वहाँ पे पोस्टेड थे एज अ हेड। सो ही वाज द वन हु हैज टू क्लियर माय फाइल। So I went there. He told why you are leaving and all. तो मैं I requested him कि sir I wanted to do, बोले कि ठीक है, God has given you second life. Do very well in your second inning also. And my full blessing is there with you. And he was the one who was a commandant also there in अपना EM school Baroda. Very motivated till date. I am in touch with him. He was like a big boss to and always try to guide us what to do, what not to do. तो ये वैसे से आपकी सेकंड इनिंग भी बहुत बेहतरीन ही चल रही है ऐसे जी। यू हैव डन वेरियस रिसर्च वर्क्स रिगार्डिंग हिज मिलिट्री यूनिफॉर्म, द शूज, व्हाटएवर द डिफेंस इज, या तो उस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। आप उस बारे में कुछ बताना चाहें? अ, जब आदमी को ये लगता है कि जब आप एक सेटल्ड लाइफ से जब बाहर आ रहे हैं, तो मन में काफ़ी आपके शंकाएँ होती हैं कि आप बाहर जाके क्या करेंगे। सो जब मैं आर्मी में था, तब मैंने सोचा मैं लाइफ में आगे क्या करूँ?
तो मैंने कहा मैं डिफेंस से ही रिलेटेड कुछ कार्य शुरू करता हूँ। तो एज अ डिफेंस सप्लायर मैंने सोचा कि मैं आई विल स्टार्ट माय इनिंग्स इन अ एज अ टैक्टिकल बूट्स एंड टैक्टिकल वेस्ट में। I've done a little bit of studies. Then I went to UAE and have done a course there. Then I went to UK. I've done a course there also. Then I was selected in a very prestigious team जो NATO forces के लिए जो shoes बनाते हैं उसका अपग्रेडेशन जो होता है, और उस टीम का आई वॉज अ मेंबर। सो वहाँ पे काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिला और उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सबसे पहले आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर वो सप्लाई टेक्निकल बूट्स देयर। तो तब रबराइज बूट पहले चलते थे यार। पीयू के जो पीयू जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो आई वाज द वन हु इंट्रोड्यूस इट इन द ये जो ट्रेनिंग एकेडमीज थे उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो गॉड हैज़ बिन काइंड, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं। और फिर उसके बाद आपका झारखंड में एंटी नक्सल फोर्सेस को टेक्निकल वेस्ट एंड ये उसके लिए जब गवर्नर रूल लगा हुआ था एंटी नक्साइड फोर्सेस को प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे अपने गवर्नर सैयद सिद्दीकी रज़ी साहब थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया था। सो हम लोगों ने वहाँ पे सप्लाई किया। तो गॉड हैज़ बिन काइंड, धीरे धीरे चीज़ें चल गई। और ठीक है, सर्विस ने जुड़े अपनी कोर जी डोमेन से ही जी, हाँ मतलब सेवा का इनिशियली है, परदेश सेवा चल। हाँ, अभी एक माने में चल रही है। अभी डोमेस्टिक में थोड़ा कम ध्यान है, बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। लेकिन हाँ, शुरुआत के उस समय डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे ही आए। जी, जी, तो जड़ वही है और रोज़ी-रोटी उसी से चल रही है। जी, चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी, हाँ, बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। मैं कहा आपके ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के काम आएँगे और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।